नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। सियासी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली में आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति और कोर कमेटी की बैठक है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम शीर्ष नेताओं के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद करीब 100 से 150 सीटों पर नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर दावेदारों का पैनल बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में तैयार कर लिया गया। कुछ सीटों पर सिंगल नाम भी हैं। माना जा रहा है कि जिन 100 से 150 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, उनमें करीब करीब मध्य प्रदेश की 10 से 12 सीटें हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ की भी करीब आधी सीटें हो सकती हैं। आज हम विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में आखिर पैनल में कौन कौन शामिल है, पार्टी ने अपना जो मापदंड बनाया है वो मापदंड क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ चीजें तय की हैं। यानी कि बीजेपी महिला आरक्षण की बात कर रही है तो 33% से ज्यादा इस बार लोकसभा में बीजेपी महिलाओं को टिकट देगी। इसे समझ लीजिए। दूसरी चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीति तैयार की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने मिलकर कुछ चीजें तय की हैं लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव को लेकर जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस ये है कि जो लगातार 10 बार के सांसद हैं, वो जो लगातार 10 बार के सांसद हैं उन्हें टिकट देने से बचा जाएगा। ऑप्शनल कुछ हो सकता है, किसी को कोई एक हाथ को दिया जा सकता है। जो 10 साल लगातार केंद्रीय मंत्री रहे हैं उन्हें टिकट देने से बचा जाएगा। पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। एक समीकरण यह है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर अगर विधायक का टिकट जिन्हें मिला वो लोग चुनाव हार गए हैं, उदाहरण के तौर पर नरोत्तम मिश्रा, उदाहरण के तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते, उदाहरण के तौर पर गणेश सिंह और उदाहरण के तौर पर गौरी शंकर बिसेन, इन लोगों को टिकट देने से बचा जाएगा। पार्टी ने यह तय कर लिया कि जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए अब उन्हें टिकट देके क्या करेगा। उदाहरण के तौर पर नरोत्तम मिश्रा, तमाम सारे नाम हैं, बहुत सारे पैनल में नाम चल रहे थे। अब जो पत्रकार हैं उन्हें पता है नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर नरोत्तम मिश्रा की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा का ऐसा कहा जा रहा है पैनल में नाम भोपाल से भी है, नरोत्तम मिश्रा का पैनल में नाम मुरैना से भी है, नरोत्तम मिश्रा का पैनल में नाम ग्वालियर से भी है। लेकिन हकीकत यह है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिल रहा है। अब वो कितना भी बैठकर अपना प्रचार प्रसार कर लें, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। एक वीडियो भी आया है जिसमें खुद नरोत्तम मिश्रा को यह पता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। अब वो वीडियो में चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब अच्छा मैं नहीं लड़ूं क्या? अरे भाई आपको दे कौन रहा है टिकट? तो बहुत सख्त गाइडलाइन है। दिल्ली ने तय कर लिया है उन्हें अब नए युवाओं को, नए चेहरों को और महिला नेत्रियों को, नए महिला नेत्री जो संगठन में काम करती रही हैं, जिनमें प्रबल संभावना है जनता के प्रति काम करने की, जनता के प्रति लगाव की, ऐसे लोग इस बार आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे। टिकट आने दीजिए, आप सब चौंक जाएंगे। यानी कि पीछे की कुर्सी पर बैठने वाले तमाम लोग इस बार आपको लोकसभा टिकट पाते मिलेंगे। पीछे की कुर्सी पर बैठने वालों को आपने पीछे की कुर्सी पर बैठने वालों को आपने मुख्यमंत्री बनते देख लिया। मोहन यादव, चाहे वो शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हों और छत्तीसगढ़ में आपने देख लिया साय को। तो ये तमाम लोग निकल कर आ गए। लेकिन अब आप पीछे की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को भी यहां पर देखेंगे जो इस बार आपको लोकसभा का टिकट हासिल करते मिलेंगे। महिलाओं को एक संकेत के तौर पर आधी आबादी, लाडली बहना, इन्हें भी मौका देने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ कौन कौन आया है? बी.डी. शर्मा आए हैं, उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय आए हैं और उनके साथ
शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री भी आए। भाई पार्टी चुनाव लगेगी तो जुटाएगी भी ना, कि मतलब आप कोई खेला वेला तो नहीं कर रहे हैं। दोनों सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। हम चलेंगे भोपाल में, कुलभूषण मेरे साथ होंगे, हम चलेंगे रायपुर में, दीपक मेरे साथ होंगे। बहुत बेहतर समझ रखते हैं हमारे दोनों सहयोगी, जो आपको सिलसिलेवार तरीके से समीकरण समझाने की कोशिश करेंगे। कुलभूषण, मैंने ये समीकरण समझा दिया कि इस बार जो टिकट पर मंथन हो रहा है, जिनके नाम सामने आने वाले हैं, वो कौन कौन नाम है। अब आप जरा बता दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें टिकट मिलना नहीं है लेकिन पगड़ी पहन के बारात में शामिल होने के चक्कर में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन फिर भी बावजूद जो है वो सामने आ गए हैं। अब नरोत्तम मिश्रा को कोई टिकट नहीं दे रहा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिर भी जो है पगड़ी पहनकर जो है दूल्हा बने घूम रहे हैं कि कम से कम इस बहाने उनकी वो बच जाए। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारी चीजें हैं। ऐसे संकेत मध्य प्रदेश में संकेत क्या कहते हैं। साध्वी का टिकट तो तय, पक्का वो टिकट नहीं मिलने वाला, टिकट उनका कटने वाला। और साध्वी ही नहीं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 10-12 सांसदों के टिकट कटने वाले हैं, उनको टिकट नहीं मिलने वाला, यह तय है, ये लिख लीजिए। बाकी का समीकरण क्या बताइए। बिल्कुल मनोज जी, जिस प्रकार से आपने अभी कुछ ही देर पहले कहा कि नए लोगों को जो है अब मौका मिलेगा, क्योंकि एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के पहले जब प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही थी, लगातार हमने रिपोर्टिंग की और हमने देखा कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठ के नरेंद्र सिंह तोमर सहित ऐसे तमाम वो दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में टिकट फाइनल करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ठीक दूसरे दिन जब सूची आती है तो वो बेहद ही चौंकाने वाली सूची आती है। उसमें तोमर सहित कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, ऐसे तमाम नेताओं के नाम होते हैं और वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। अब कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दिल्ली अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। 2 दिन पहले भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मध्य प्रदेश की 29 सीट लोकसभा की सीटें हैं, इसको लेकर जो पैनल एक तैयार किया गया है, एक सीट से 2 से 3 नामों का ये पूरा पैनल तैयार किया गया है। और अब पैनल को लेके मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है और आज जो एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही 29 अगर हम सीटों की बात करते हैं तो अभी फिलहाल 28 सीटें यहां पर बीजेपी के पास है, मात्र एक सीट जो कि कमलनाथ के बेटे हैं सांसद नकुल नाथ के पास है। लेकिन जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य 2024 में बीजेपी ने रखा है। और इसके साथ ही मोदी गारंटी, क्योंकि अमित शाह जब 3 दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंचे थे, इसके साथ ही ग्वालियर पहुंचे थे, तो उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और मोदी के चेहरे पे मोदी गारंटी, यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो गारंटियां दी उसका परिणाम यह रहा कि मध्य प्रदेश में 166 सीटें बीजेपी ने जीती। अब 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। इसके साथ ही नामों के अगर हम वो नाम सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि 12 मार्च तक पहली सूची बीजेपी की आ सकती है। तो ये कौन से नाम हो सकते हैं, क्योंकि जिन सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया था सबसे पहले उन सीटों पर प्रत्याशी 2 टिकट कटना फाइनल है, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार चुके हैं तो उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, नए युवा तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ ही गणेश सिंह भी विधायक का चुनाव हार चुके हैं। तो यह तय है कि मध्य प्रदेश से जिन सांसदों को चुनाव विधायक का चुनाव लड़ाया गया था उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और उनकी जगह जातिगत समीकरण, महिला समीकरण को यहां पे साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। और यही समीकरण हमने राज्यसभा के चुनाव में भी देखा, विधानसभा के चुनाव में भी देखा। इसके साथ ही अगर हम भोपाल सीट की बात करते हैं तो भोपाल सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी की बेहद ही सेफ सीट मानी जाती है। भोपाल सीट पर सबकी नजर है। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा, उनकी नजर भी भोपाल में है। इसके साथ ही पूर्व महापौर आलोक शर्मा, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं लेकिन उनको जिस सीट से उतारा गया था वो बेहद ही टफ सीट थी। उत्तर कुछ नहीं होती, जो हार गया वो हार गया। कुलभूषण जो चुनाव हार गया वो हार गया। आपका एक कहना सही है कि बीडी शर्मा भोपाल पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं,
बीडी शर्मा जबलपुर पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं और बीडी शर्मा ग्वालियर पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं कि कहीं से उनको टिकट मिल जाए। और खजुराहो तो स्वाभाविक तौर पर वहां से वो सांसद हैं ही, बतौर प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है इसलिए उनकी पसंद का ख्याल भी रखा जाएगा। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आगे और पीछे दोनों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है और लोकसभा की सीटों में भी अभी तक अंधेरा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। छत्तीसगढ़ में भी ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उनके नाम कट सकते हैं, चाहे वो रायपुर के सांसद हों चाहे वो दूसरी जगह के सांसद हों। क्या कहा जाए? देखिए, स्थिति तो कमोबेश यही बन रही है, लेकिन यदि दुर्ग से शुरू किया जाए तो दुर्ग के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जाके मना लिया है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया दिल्ली जाके कि साहब देखिए मेरी तो बलि चढ़ गई, भूपेश बघेल को मैंने टक्कर तो दी, एंगेज करके तो रखा, उसके बाद मेरी सीट चली गई। तो मैंने विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत मेहनत की, तो उनको तो मिल जाएगा टिकट, मौका तो बनता है, उनको टिकट मिल जाएगा, वो लोकसभा लड़ेंगे और वो जीते तो मंत्री भी बन जाएंगे। आगे जी देखिए, उसके आगे यदि आप रायपुर आएंगे तो संजय श्रीवास्तव का नाम बहुत तेजी से चल रहा है और दूसरा एक नाम और है केदारनाथ गुप्ता का। यदि सुनील सोनी का टिकट कटता है तो इन दो नामों पर विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि संजय श्रीवास्तव के लिए कहा जाता है कि वो डॉक्टर रमन सिंह के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। इन दो नामों से यदि आप आगे चलेंगे तो बिलासपुर की यदि चर्चा की जाए तो अरुण साव जो मौजूदा दौर में उप मुख्यमंत्री हैं, इनकी यदि बात की जाए तो इनके जीतने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। संघ के एक बहुत करीबी हैं पुर्णेंदु सक्सेना, उनके नाम की चर्चा की जा रही है। एक नाम अमर अग्रवाल का भी आ रहा है क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और लखीराम अग्रवाल के बेटे हैं और ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में आज भाजपा जहां पर है वो उनके पिताजी को श्रेय जाता है, तो एक उनका भी नाम है जिनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। इसके आगे यदि आप और बढ़ेंगे तो कोरबा की एक ऐसी सीट है जो चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत के पास है, जो नेता प्रतिपक्ष में है। उस सीट पर कयास ये लगाए जा रहे हैं और चर्चा ये है कि शायद उस सीट पर सरोज पांडे को उतार दिया जाए, शायद उनको मौका दे दिया जाए। एक और हैं जिनके नामों की चर्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में उन्होंने बैकडोर से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मदद की और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उस नाम से परत नहीं हट पा रही। तो एक दावेदारी सरोज पांडे के लिए बनती है। आप अगर थोड़ा और आगे चलेंगे, जांजगीर की सीट, जांजगीर में ही अभी अमित शाह ने 22 तारीख को सभा की थी। यदि आप पूरे विधानसभा को समझेंगे तो जांजगीर ही इस पूरे मामले में एक ऐसा था जहां पर 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई और वहीं पर सबसे ज़्यादा जो मार्जिन मिला वो मिला कांग्रेस को। 8 की 8 सीटें जीते जो जांजगीर का लोकसभा, उसमें 8 की 8 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। तो उस सीट पर यह माना जा रहा है कि मौजूदा दौर में गुहाराम अजगले हैं जो वहां से सांसद हैं, उनकी जगह जो पूर्व में सांसद थी जिनका टिकट काटा गया था, कमला देवी पाटले, उनको दोबारा मैदान में उतारा जा सकता है। आप थोड़ा यदि और आगे आएंगे तो सरगुजा की सीट है जहां से रेणुका सिंह जो मंत्री थी, आपको भी पता, उनको हटा के विधायक का चुनाव लड़ाया गया और चर्चा ये हो रही थी कि शायद उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मंत्री के नाम पर मंथन होने लगा। अच्छा, आपने एक चीज बात की दीपक, एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का स्वास्थ्य खराब रहता है, हालांकि उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अभिषेक के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभिषेक एक बार सांसद रह चुके हैं, उसके बाद फिर उनका 2019 में टिकट कट गया। एक तरफ अभिषेक को लेकर भी चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ ये भी आपने जिक्र किया रेणुका सिंह का। रेणुका सिंह केंद्र में मंत्री नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, लगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, मुख्यमंत्री वो बनी नहीं, मुख्यमंत्री छोड़िए मंत्री भी नहीं बनी। इसके बाद एक और नाम है गोमती साय का। गोमती साय सांसद थी, उनका भी नाम सामने आया, मुख्यमंत्री बन जाएंगी, नहीं बनी, वो भी मंत्री नहीं बन पाई, विधायक बनकर रह गई। हालांकि उसके पीछे कारण यह बनाया जाए कि जिस जगह की वो हैं उस जगह से मुख्यमंत्री पहले से ही है, तो मंत्रिमंडल में गुंजाइश नहीं बचती है, तो संभावना है कि उन्हें भी लोकसभा का टिकट मिल सकता है। तो क्या इन तीनों नामों को लेकर कुछ विचार किया जा रहा है? ऐसा हो सकता है, हालांकि परिवारवाद एक कांटा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, तो क्या बेटे अभिषेक की एंट्री हो सकती है दोबारा? संतोष पांडे का टिकट कटेगा? देखिए, क्योंकि संतोष पांडे को जो टिकट दिया गया,
उसका टिकट कट सकता है, क्योंकि ये जो टिकट काटा गया था अभिषेक सिंह को हटाकर उनका टिकट काट के ही संतोष पांडे को मौका दिया गया था। और आज भी मौजूदा दौर में संतोष पांडे रमन सिंह के लिए यस मैन है। यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है, यदि कोई इस तरह की बात होती है, तो यस मैन की खातिर वो उस चीज में एक कदम पीछे हटा सकते हैं, जितनी चर्चा हुई है, जितनी बातें निकल के आ रही है। तो एक बात साफ है, क्योंकि अभी जो मौजूदा दौर में रमन सिंह का आपने जिक्र किया, रमन सिंह के कमर में लगातार दर्द है। पूरा 1 महीना विधानसभा का जो था वो वॉकर लेकर चल रहे थे। तो अब इस तरह की स्थिति में ये जरूर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा किसी तरीके से स्टैब्लिश हो जाए। तो इस दौर में वो जरूर प्रयास करेंगे, जरूर एफर्ट करेंगे कि जो राजनांदगांव की सीट है, जो उनका घर है, उनका सब कुछ है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसके साथ लोकसभा क्षेत्र है, वहां से उनको दोबारा मौका मिल जाए। एक और वहां से सीट उनको है जो दोबारा सबसे मौका मिल ज्यादा जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रयास अगर किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कौन कौन प्रयास कर रहा है, एक समीकरण समझ में नहीं आ रहा। हालांकि एक इलाके के प्रभारी के तौर पर, लोकसभा प्रभारी के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय हैं, लेकिन आज जो 4 नेता मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री BD शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय, आज जो कोर कमेटी की बैठक है वो 4 नेता पहुंचे हैं। अब मध्य प्रदेश के नामों की गौर कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कुलभूषण, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो मुरैना में कार्यकर्ताओं के बीच कह चुके हैं कि वो संगठन से जुड़े आदमी हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, संगठन को बनाने का काम, संगठन के लिए काम करने का काम है, लिहाजा विधानसभा जैसा बड़ा पद उनके लिए नहीं है, वो संगठन में काम करना चाहते हैं, संकेत उसमें है। दिल्ली में वो हैं, हो सकता है कि प्रयास कर रहे हो, या हो सकता है कि पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट दे दे, हालांकि लगता नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो निर्णय ले लिए गए हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। क्या कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से लड़ाया जा सकता है? सुमित्रा ताई लंबे समय से कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो मान लिया जाए कि अब रिटायर्ड हो चुकी हैं, लालवानी को टिकट दिया जा सकता है, या पार्टी पुष्पमित भार्गव जैसे किसी दूसरे युवा चेहरे को वहां तलाश रही है। साध्वी का भोपाल से टिकट कटना तय है, वो वहां से निकलकर क्या कोई दूसरा नाम, कोई दूसरी महिला के तौर पर निकल कर आ सकता है? क्या कृष्णा गौड़ को लड़ाया जा सकता है, या किसी दूसरी और तेज तर्रार महिला को भोपाल से ढूंढा जा सकता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी राज्यसभा से हैं, लेकिन उनका चुनाव लड़ना तय है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो राज्यसभा में, जिसमें पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, काफी लोग हैं। पार्टी ने कह दिया राज्यसभा बहुत हो गया, अब जमीन पर जाइए, आप इतने समय से मंत्री बने हैं, जमीन पर जाइए, अपना कमाल दिखाइए। आपका जनता से जुड़ाव कितना हो पाया? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से चुनाव लड़ेंगे? उनकी पहली पसंद गुना है, लेकिन गुना से KP यादव है, KP यादव छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर KP यादव को हटाया जाता है तो संदेश गलत जाएगा। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे? ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे तो एक बीजेपी की जमावट है, वहां द्वंद्व खत्म नहीं हुआ, वहां पर द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। महाराज बीजेपी का और असली बीजेपी का द्वंद्व अभी भी चल रहा है। तो क्या इतना आसान होगा? भोपाल की हमने चर्चा कर ली, इसके अलावा तमाम और इलाके हैं, वहां पर भी विचार किया जा रहा है। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, एक और नाम, पहले उन्होंने कहा कि मरना पसंद करूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो दिल्ली जाने के लिए मरे जा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सब कुछ निकल गया उनके हाथ से। अब वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ें और केंद्र में मंत्री बन जाएं। तो नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, या फिर रीति पाठक सांसद, 10 साल सांसद रही, विधानसभा का चुनाव लड़ा, मंत्री नहीं बन पाई। तो क्या पार्टी इन नामों पर भी विचार कर सकती है? बिल्कुल इन नामों पर विचार जरूर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हुई हैं और पिछले 2 दिन पहले जो लगातार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही थी, क्योंकि ये सांसद थे, सांसद पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद विधायक का चुनाव लड़े और अब कैबिनेट मंत्री बने। तो ये कह सकते हैं कि डिमोशन जिस प्रकार से हुआ है, तो अब ये नहीं लगता कि इन नेताओं को दोबारा सांसद के रूप में उतारा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो बीजेपी का संगठन है, जब वो युवाओं को मौका देते हुए नजर आ रहा है, पिछली पंक्ति के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, उनको यहाँ पर अब नई और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि युवाओं को यहाँ पर मौका 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा। और हमने देखा, क्योंकि इंदौर के जो महापौर हैं वो युवा हैं, इसके साथ ही भोपाल में जो दावेदारी कर रहे हैं जिला अध्यक्ष है वो भी युवा नेता हैं, तो सुमित पचौरी, तो ऐसे तमाम युवा जो है वो यहाँ पर दावेदारी जरूर करते
करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं, जो उन्होंने बयान दिया कि मैं मरना पसंद करूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो यहां पर छिंदवाड़ा सीट से शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चल रहा है, विदिशा से भी नाम चल रहा है। लेकिन अगर 29 सीटों की जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, छिंदवाड़ा से 2 नाम यहां पर सामने आए थे और दोनों नामों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नत्थन शाह, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुल नाथ को मात्र 38,000 वोटों से ही जीतने दिया था, यानी कि जो एक जीत का आंकड़ा था वो लाखों से हजार में आ गया और बेहद ही ये कम आंकड़ा, बहुत छोटा आंकड़ा है, क्योंकि जो शुरू के राउंड थे उसमें नकुल नाथ पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे। संघ से एक व्यक्ति का नाम छिंदवाड़ा से सामने आ रहा है, गगन कोहले। ये संघ के बेहद ही करीबी हैं और सबसे अहम बात यह है कि ये युवा नेता हैं, तो गगन कोहले को भी जो है छिंदवाड़ा सीट से तवज्जो दी जा सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम ग्वालियर की बात करें या जबलपुर इंदौर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच का हमने विवाद देखा, इसके 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर केपी यादव बीजेपी भी पहुंचे थे, उन्होंने सिंधिया की शिकायत भी की थी और जो लगातार एक दूसरे की शिकायत होती नजर आ रही थी। और क्योंकि ग्वालियर में भी हमने देखा कि मंच में कई बार केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच शेयर नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते कि सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया गया है और कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर हैं, जो युवा हैं, उन्हें राज्यसभा पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं 2024 में बेहद ही चौंकाने वाले नाम हमारे सामने आएंगे और इन चौंकाने वाले नामों में जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की हित की जो बातें करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की जो बात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आते हैं और यही हमने राज्यसभा चुनाव में देखा। एक छोटी सी कार्यकर्ता, हालांकि वो महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन 40 साल तक उन्होंने संघर्ष किया और उन्हें जो है राज्यसभा पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी विशेष तौर पर ध्यान केंद्र बीजेपी संगठन रखेगा। ये बात सही है, क्योंकि इस बार पूरी तरह से फोकस बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है। 33% महिला आरक्षण की बात है, 33% से ज्यादा इस बार लोकसभा के टिकटों में बीजेपी महिलाओं को टिकट देने वाली है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। इसके साथ साथ आपको युवा देते दिखेंगे। इसके साथ साथ 2047 का जो नक्शा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार को लेकर खींचा है, वो सरकार के साथ साथ संगठन का भी है। नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उमंग आपको दिखाई देगी। पुराने चेहरों को धीरे धीरे बीजेपी साइड कर रही है, उनको संगठन में लगाया जा रहा है, उनको पार्टी के काम में लगाया जा रहा है, लेकिन चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, वहां पर नए चेहरे। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण आपका, शुक्रिया दीपक आपका। और आप नजर बनाए रखें, क्योंकि संभवतः माना जा रहा है कि एक लिस्ट आ जाएगी और आने वाले समय में आचार संहिता 13 से 14 तारीख के आसपास लगेगी और आने वाले समय में वहां से भी संकेत निकल कर आएंगे, उसके आसपास एक बड़ी सूची निकल कर आएगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।